यहाँ तक हम गैंग्रीन कहानी तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं अमृतसर आ गया, क्योंकि की दावत हम पढ़ चुके हैं और कहानी जी की दो कहानियां लगी हुई हैं। एक अमृतसर आ गया, दूसरा सिक्का बदल गया कहानी। तो अमृतसर आ गया कहानी, सॉरी, एक अमृतसर आ गया, दूसरी कौन सी है? चीप की दावत। चीप की दावत हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अमृतसर आ गया कहानी। तो अमृतसर आ गया कहानी संग्रह, पहले अमृतसर आ गया कहानी सबसे पहले किस कविता संग्रह में, सॉरी, किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई? तो पटरियां पटरियां कहानी संग्रह था, 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें अमृतसर आ गया कहानी क्या हुई, ये प्रकाशित हुई थी। इसमें कुल कितनी कहानियां थी? कुल 14 कहानियां थी। किसमें? पटरिया कहानी संग्रह 1973 ईस्वी में जो आया, उसमें 14 कहानियां थी। इसमें कौन कौन सी पटरियां? एक पहले कहानी थी अमृतसर आ गया, लाल ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म और पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा। तो ऐसी कितनी कहानियां थी जिसमें जिसमें 14 कहानियां संकलित थी। पटरियां जो कहानी संग्रह था 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, निकला था। कौन कौन सी कहानियां थी एक बार फिर से देख लेते हैं। पटरिया अमृतसर आ गया, लालक ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा। ये कितनी कहानियां? 14 कहानियां जो पटरिया कहानी संग्रह में 1973 ईस्वी में क्या हुई थी, पहले प्रकाशित हुई थी। और अमृतसर आ गया कहानी का जो प्रतिपाद्य, अगर हम विषय की बात करें, क्या विषय थी? या हम सबसे पहले यह जो है मैं शैली में लिखी गई कहानी है। जो अमृतसर आ गया किस शैली में लिखी गई कहानी है? अमृतसर आ गया कहानी जो है मैं शैली में लिखी गई क्या है, कहानी है। भारत और पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर घटना से व्यक्त करती हुई ये कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे और मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में जो ट्रेन में शुरू में खुशनुमा माहौल, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया। शायद सबको दंगे की आहट थी, शायद सबको दंगे की आहट थी। तो ये कितने सन में ये लिखी गई थी कहानी? 1973 में ये कहानी लिखी गई, तब प्रकाशित हुई। मैं शैली में लिखी गई। भारत पाक विभाजन के समय भारतीय सांप्रदायिकता नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की गई घटनाओं से व्यस्त कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु, जिसमें भाईचारे और मानवीय रिश्तों में टूटन दिखाई पड़ती है इस कहानी में। और उल्लेखित स्थान कौन कौन से हैं? अगर हम स्थानों की बात करें तो पेशावर से जो ट्रेन चलती है, पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर और हरवंशपुर, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। हरवंशपुर, जिसके निकल जाने के बाद बाबू को लगा कि खतरा निकल गया। तो कौन कौन से स्थान? पेशावर आता है, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर और हरवंशपुर। ऐसे कितने 6 स्थानों के नाम इसमें अमृतसर जो आ गया कहानी में कितने स्थानों के नाम देखने को मिलते हैं? 6। पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर आ गया और हरवंशपुर, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि अब खतरा टल गया है। अब मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र होते हैं? लेखक, कथावाचक लेखक स्वयं होता है और दुबला बाबू होता है। और दुबला बाबू जो लेखक कथावाचक का सहयात्री, जो लेखक को संभावित पेशेवर का जान पड़ता है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जाता है। एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने और उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे से बैठ जाता है। किसके? जो दुबला बाबू होता है, वो जो ट्रेन में देखता है माहौल, उसको पहले तो सहता चला जाता है, लेकिन बाद में उसका जो तेवर बदलता है उसको दिखाया जाता है। और अगर हम बात करें तो अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है। अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है।
बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। तो ये क्या कौन होता है? दुबला बाबू। और कथावाचक होता है तो कथावाचक स्वयं लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण, जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल देखते हैं। जो ट्रेन में बैठे लेखक देख रहे हैं उसको, और वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदायों के बीच अविश्वास का माहौल देखने को मिलता है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक और संवेदनशील चित्रण देखने को मिलता है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए दिल्ली जा रहे थे। जो अगर अमृतसर आ गया कहानी में लेखक कहाँ जा रहे थे? तो लेखक स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए वो कहाँ जा रहे? स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे लेखक। हम गौड़ पात्रों की बात करें तो सरदार लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं। कौन? सरदार जो लाम के दिनों में वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके हैं, विनोद प्रिय हैं, अधिकतर कोई बात कहे खी हंसता रहता है। पठान और दुबला बाबू को लड़ने से रोकता है। कौन? सरदार जो होता है पठान और दुबले बाबू को लड़ने से रोकता है। बुढ़िया नेक दिल है, ट्रेन से मुसाफिर को उतार जाने पर मार्मिक अपील करती है कि उसे मेरे पास बैठने दो। बुढ़िया जो होती है वो अपील करती है कि मेरे पास उसे बैठने दो, लेकिन पठान उसको उतार देते हैं ट्रेन से। भिश्ती दंगे के बीच यात्रियों को पानी पिलाने आता है। महज एक बार ही इसका जिक्र देखने को मिलता है। किसका? भिश्ती का। तो कौन कौन से पात्र होते हैं जो अमृतसर आ गया कहानी में? सबसे पहले कथावाचक स्वयं होते हैं। कथावाचक कहाँ जा रहे थे? कथावाचक जो हैं लखनऊ। लेखक जो कथावाचक कहाँ जा रहे थे? दिल्ली स्वतंत्रता समारोह मनाने के लिए। स्वतंत्रता समारोह दिल्ली में मनाया जाता था, उसको देखने के लिए जा रहे थे। और दुबला बाबू कथावाचक का सहयात्री है। किसका? कथावाचक का सहयात्री है। जो लेखक को संभवतः पेशावर जान पड़ता था। लेखक को कहाँ? पेशावर का जान पड़ता था। और ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा था। हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने पर उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में गहरे से बैठ जाता है। और अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाता है और पठानों पर चिल्लाने लगता है। बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुस्लिम को मार देता है। और डिब्बे के 3 पठान पाश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय, किसमें? पाश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र अगर सरदार हो गए, सरदार जो है उसको झगड़े को रोकते हैं। और इसके हम प्रमुख तथ्यों की अगर बात कर लें तो कौन कौन है प्रमुख तथ्य? अगर उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है, कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं, उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम उसी छुटपुटे में जी रहे थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही। कुछ लोग क्या कर रहे थे? कुछ लोग अपना घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक रहेगा और कौन सा गलत। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे। कौमें आज़ादी की तैयारियां भी चल रही थी। इस पृष्ठभूमि में लगता था देश आज़ाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस छुटपुट में आज़ादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा
झलक दे जाती है। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाता तो विरोध खत्म हो जाता और वह मुसाफिर जल्द ही डिब्बे की दुनिया का निवासी हो जाता है। वह बाहर जब तक रहता है तो वो जो लोग अंदर बैठे हैं उनका सबका विरोध करते हैं, लेकिन वो जब अंदर आ जाता है तो ऐसे लगता है ट्रेन उसकी हो गई। वो खुद जो बाहर आने वाले हैं उनका सबका विरोध करने लगता है। जब वो ट्रेन के अंदर आ जाता है तो अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं, जगह नहीं है, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं, नहीं, अगले डिब्बे में जाओ, और यहाँ से यही सब घुसे आते हैं। ऐसा कहता है कौन? जो डिब्बे में बैठे लोग हैं। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंच ऊंच बोल रही है, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उनके हाथ में थी, बेरहमों तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। यह कौन? बुढ़िया समझाती हुई कहती है, दादी जो हैं कहती हैं, बहुत बुरा किया है तुमने, बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंच ऊंच बोल रही थी, ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी बच्ची उनके हाथ में थी, बेरहमों तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई। वे लपक लपक कर खिड़कियों में आग का दृश्य देखने लगी। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ी थी तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा, दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया और यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया था, लोगों ने बतियाना बंद कर दिया था। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता था डिब्बा लाशों से भरा हुआ है। बड़े जीव वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई तुमने, तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए हैं। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। यह कौन कहते हैं? सरदार जी कहते हैं। जब वो पठान वगैरह नीचे ट्रेन से उतर जाते हैं तब उनके पास आते हैं। वो क्या कहते हैं? तुम बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई, तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे से निकल गए हैं। यहाँ बने रहते तो एक ना एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। यह कौन कहते हैं? सरदार जी कहते हैं। तो यह थी अमृतसर आ गया कहानी सहानी जी की। यह 1973 ईस्वी में पटरियाँ कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई। पटरियाँ कहानी संग्रह में 14 कहानियाँ हैं। पटरियाँ अमृतसर आ गया, लालच, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगोड़ा, ये सब कितनी 14 कहानियाँ थी। और इसमें कौन कौन से स्थानों का जिक्र देखने को मिलता है? तो इसमें पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुर का जिक्र देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पर से ट्रेन होकर गुजरती है तो ऐसे ऐसे स्थानों का भी जिक्र देखने को मिलता है। जो कहानी है अमृतसर आ गया, यह मैं शैली में लिखी गई है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्का बदल गया कहानी। उसके बाद कौन सी हम पढ़ते हैं कहानी? सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती जी की कहानी है। इसके बाद हम कौन पढ़ रहे हैं? सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई 1948 ईस्वी में यह लिखी गई कहानी है, सिक्का बदल गया।
सबसे पहले प्रतीक पत्रिका में 1948 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद 1980 ईस्वी में बादलों के घेरे कहानी में इसका जो क्या हुआ, कहानी संग्रह में प्रकाशन हुआ, जिसमें कुल 24 कहानियाँ थी। बादलों के घेरे कहानी जो थी उसमें कुल कितनी कहानियाँ थी? 24 कहानियाँ थी बादलों के घेरे। दीदी, अम्मा, भोले बादशाह, बहनें, बदली बरस गई, गुला बदल गडरिया, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलों ही टीलों, अभी उसी दिन ही तो दोहरी सांझ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, जिगरा की बात है। और उसके बाद हम खम्मा घाड़ी, अन्नदाता, सिक्का बदल गया, आज़ादी सम्मोजान की, और कामदार भीखम लाल पहाड़ों के साए तले, ना गुल था ना चमन था, एक दिन कलगी नफीसा, मेरी माँ कहाँ है, लामा, दो राहें दो बाहें। ये 24 कहानियाँ बादलों के घेरे कहानी में जो प्रकाशित हुई थी, उसी में 1980 ईस्वी में ये भी कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी प्रकाशित हुई थी। ये इस कहानी की अगर कथावस्तु मुख्य प्रतिपाद्य की बात करें, यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है। जो सिक्का बदल गया कहानी कैसी है? यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहाँ शहानी शाह के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि वह शेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला था। सब का ध्यान शहानी की संपत्ति पर है, कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। शेरा जिसको उसने बच्चों की तरह पाला, बच्चा जब था तब से पाला था और बड़ा हो गया, वो भी उसकी मदद नहीं करता है, बल्कि सब जितने लोग होते हैं सब उसकी संपत्ति पर निशाना लगाए होते हैं। शहानी चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती हैं। शहानी क्या करती हैं? चनाब नदी नहाकर अपने घर जाती हैं। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि शहानी यहाँ जगह छोड़ दे। कि मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें, शहानी, शेरा, शहानी जो हैं जमींदार शाह जी की पत्नी हैं। शहानी कौन है? शहानी जमींदार शाह जी की पत्नी हैं। विभाजन के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा। सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी और शेरा हसैना का पति, शहानी का कामगार, जो शेरा कौन है? शेरा हसैना का पति है। शेरा कौन है? शहानी का कामगार है। अपनी माँ के मरने के बाद शहानी के यहाँ पला है। सांप्रदायिक भावना से भरकर शहानी को मारने की सोचता है, पर मार नहीं पाता है। सांप्रदायिक भावनाओं के चलते वो शहानी को मारने को सोचता है, लेकिन मार नहीं पाता है। और उसके बाद हसैना शाहजी, फिरोज जैना, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, लो जौलदार, दाऊद खां, इंस्पेक्टर इस्माइल, वसूली, ये सब किसके पात्र हैं? ये सब सिक्का बदल गया कहानी के पात्र हैं। जो शहानी शाहजी, शेरा हसैना शाहजी और फिरोजा जैना, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां, इंस्पेक्टर इस्माइल, वसूली, ये सब क्या हैं? ये जो हैं सिक्का बदल गया कहानी के क्या हैं? पात्र हैं। इस कहानी की अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें या विशेष की, या भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी को बयां करती है। यहाँ भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण जब लोग इधर उधर स्थापित हो रहे थे, उसके दर्द को बयां करती है। विभाजन कश्मीर में चुनाव के तट स्थित जबलपुर की कथा है। किसके? विभाजित कश्मीर में चुनाव के तट पर
स्थित जबलपुर की कथा है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण देखने को मिलता है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण देखने को मिलता है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन देखने को मिलता है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। और इसके हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो एक दिन दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। आज शाहजी नहीं है उसका, वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। आज वह अकेली है शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में, वह केवल अकेली है। उनके शाहजी भी नहीं है, उनका जो पढ़ा लिखा लड़का था वह भी नहीं है, वह केवल अकेली है। यह सोच रही है। ये शाहजी की ही असमिया हैं। साहनी ने नजर उठाई, यहाँ मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसलों को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब सहानी जी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। साल में 3 फसल होती है, जमीन तो सोना उगलती है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? सिक्का बदल गया कहानी में देखने को मिलता है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 5 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही हैं। वहाँ पिछले 5 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही हैं। कितना लंबा अरसा है, शहानी सोचती हैं। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। आज शाहजी नहीं है, उसका पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं है। आज वह अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली पर नहीं। यह क्या सोच रही हैं? वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजार के खेतों से होते घर की राह ले लेती हैं। कौन कहती हैं? लंबी शहानी सांस लेती हुई हवेली सोचती, यह क्या सोच रही हूँ मैं। वह सवेरे अभी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शहानी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजार के खेतों से होती घर की राह लेती हैं। ये शाहजी की असमिया हैं। शहानी ने जहाँ नजर उठाई, मीलों फैले खेत अपने ही हैं। हरी भरी नई फसलों को देखकर शहानी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई हैं। यह सब शहानी की बरकतें हैं और दूर दूर गांव तक फैले हुई जमीनें और जमीनों में कुएं सब अपने हैं। यह कथन शहानी सिक्का बदल गया में देखने को मिलता है। शहानी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। शहानी क्या कहती हैं? शहानी चौंक पड़ी, देर मेरे घर में मुझे देर आंसुओं की भंवर में ना जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यहाँ मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं हैं। यहाँ मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं ठीक है, देर ही हो रही है पर नहीं। शहानी रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। वो रो कर नहीं शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान मर्यादा से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई और बड़ी चलने लगी तो बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था मगर दिन बदले, वक्त बदले। ट्रक अब तक भर चुकी थी।
ट्रक क्या थी, अब तक भर चुकी थी। सहानी ने अपने को खींच रही थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वाले के गलों में जैसे धुंध उठ रहा हो। शेरे खूनी शेरे का दिल टूट रहा था। जो शेरे वही मारना चाहता था, उसका भी दिल टूट रहा था। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शहानी कुछ कहे जाओ। वो क्या कहते हैं कि शहानी जाते जाते कुछ कहे जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं हो सकती है। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे रुधे गले से कहा, रब्बा तू। आंसू पोंछते हुए कहती हैं, रब तू हनु सलामत रखे। क्या कहती हैं? रब तू हनु सलामत रखे बच्चा। रब तो हनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वो जब वहाँ से चल रही हैं रोते रोते क्या कहती हैं? रब तो हनु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। ये कौन कहती हैं? शहानी कहती हैं। वह छोटा सा जनसमूह रोह दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शहानी के, और हम शहानी को नहीं रख सकते। या कौन कहती है? वहाँ का ऐसी स्थिति आ जाती है, उनके दिलों में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग जब जा रहे हैं सब रोते रोते उनको विदा कर रहे हैं। जितना छोटा सा वो जो जनसमूह होता है सब रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं है शहानी के, और हम शहानी को नहीं रख सकते। रात को शहानी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पाट गया, सिक्का बदलेगा वहाँ तो मैं वहीं छोड़ आई। क्या कहती हैं? सिक्का क्या बदलेगा वह तो मैं वहीं छोड़ आई। ये थी सिक्का बदल गया कहानी। सिक्का बदल गया कहानी, जिसमें मुख्य पात्रों को ही इम्पॉर्टेंट शहानी है, और शहानी, हसैना, शाहजी, फिरोजा, जैना, नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जोलाद, दाऊद खां, इस्माइल और रसूली, ये सब क्या हैं? इसके पात्र हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है। ये कौन से कहानी प्रकाशित हुई सबसे पहले? या सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हाँ, भारत और पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को दिखाती हुई कहानी है। प्रकार सांप्रदायिकता में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा चल रहा था। किस प्रकार वो शेरा जिसको बचपन से पाला था, वही आज उसको मारने के लिए, लोगों के कहने पर मारने के लिए उतावला है। उनके जाने पर वो भी रोता है। वहाँ के लोग रोते हैं क्योंकि उसने किसी का गलत नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है कहानी। यहाँ 1970 ईस्वी में ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई की। यहाँ ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। कर कमल हो गए हैं, कर कमल हो गए हैं। इसमें ठिठुरता हुआ जो कहानी है, इसमें कितनी कहानियाँ थी? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में कुल 24 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। यहाँ किसमें प्रकाशित हुई थी? ठिठुरता हुआ गणतंत्र में। सिख इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। इसका जो मुख्य पात्रों की अगर हम बात करें इसके, तो माता दिन, सबसे पहले इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं, तो मुख्य पात्र के रूप में माता दिन हैं और कोतवाल हैं। मुख्य पात्र के रूप में कौन है? माता दिन हैं, जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन MD साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए हैं। पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में कौन गए हैं? माता दिन गए हैं। चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। कोतवाल कहाँ का कोतवाल है? चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। गौड़ पात्रों की बात करें, अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में है, और बलभद्र हवलदार है, राम सजीवन हवलदार है, और
तो इसके कौन कौन से पात्र हैं? एक बार माता दीन, कोतवाल, अब्दुल गफ्फार, राम सजीवन, ये सब क्या हैं? इसके पात्र हैं। अगर इस कहानी का प्रतिपाद्य करें, इसकी क्या विषय वस्तु क्या रही, उसकी अगर हम बात करें तो हम कुछ देखें, अगर हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है। इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। यह कहानी व्यंग्यात्मक में लिखी गई है। हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है, इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग्य किया गया है। और इसके प्रमुख कथनों की बात करें हम, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है। वो चांद सरकार ने जो क्या किया था, चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यो हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। सुना है आपके यहाँ राम राज है, सुना है आपके यहाँ राम राज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। सुना है आपके यहाँ राम राज है, आप कोई ऐसे पुलिस अफसर को भेजें जो हमारे यहाँ पुलिस को शिक्षित कर दे। ये कथन किस में देखने को मिलता है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे हैं, उसमें देखने को मिलता है। आदमी मर गया है तो यहाँ पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। आदमी अगर मर गया है तो यह पक्का है किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है? पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता है जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है, यह किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा ही होगी। अगर कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा ही होगी, मारने वाले को हो या बेकसूर को हो। यहाँ अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं। मनुष्य सब बराबर हैं। सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते हैं। यह पुलिस का मानवतावाद है। हम भेदभाव नहीं करते, यहाँ पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, किसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 2500 साल से सरकारों को बचा रहा है। एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है। तुम इसे सीख लो। यहाँ सब कथन किस में देखने को मिलता है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर जसदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि वह है जो कहे कि मैंने देखा। चश्मदीद गवाह वह नहीं है जो देखे, बल्कि कोई भी गवाह बन जाए और कहे कि मैंने देखा है। ये कथन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं कहानी में देखने को मिलते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं, यह वैज्ञानिक, यह इस कहानी में फिर से एक बार कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन इंस्पेक्टर एमडी साहब से कहते हैं कि वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। क्या कहते हैं? जो वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहाँ हमारे जैसों की ही आबादी है। छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं। छुरे पर पाए गए निशान जो है मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर माता दिन उसे सजा दिला ही देते हैं। ये वैज्ञानिक केस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजाला हिस्सा देखा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा है, कह दिया वहाँ जीवन नहीं है, वहाँ पर जीवन नहीं है, पर मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। वो क्या कहते हैं? माता दिन क्या व्यंग्यात्मक कहते हैं? ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं,
ये वैज्ञानिक जो है केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजाला हिस्सा देखा है और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। यह कथन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे है देखने को मिलता है। यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है। वह अपराधी का पूरा पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं होती है। यूँ हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी है पर हमारी पुलिस में पर्याप्त क्षमता नहीं है कि वह अपराधी का पता लगाए और उसे सजा दिलाए। आपके यहाँ राम राज्य है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर सके। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। सब ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यह कथन जो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। सबको ठीक ठाक होना चाहिए वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा, तो वह बीच में लटका रह जाएगा। हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते हैं। माता दिन ने कहा, जानता हूँ बे तुम्हारी पुलिस कमज़ोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। और उसके बाद फिर कि यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है। हमारे रामराज्य में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे रामराज्य में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर है। आईजी ने कहा, हनुमान जी कौन थे? हम नहीं जानते। आईजी ने कहा, हनुमान जी कौन थे? हम नहीं जानते। माता दिन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान का जो दर्शन है हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का क्या किया था? पता लगाया था। हनुमान कहाँ है? हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का क्या किया था? पता लगाया था। और एक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वही दे दी थी। क्या थी? एडक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं सजा दे, अदालत में जाने का झंझट नहीं हो। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? यहाँ इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं, उसमें देखने को मिलता है कि एडक्शन का मामला था हनुमान। बहुत अच्छा कथन है। हनुमान का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी। हनुमान सुग्रीव के यहाँ इस स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का क्या किया था? पता लगाया था। और एडक्शन का मामला था दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उसके प्रॉपर्टी में आग लगा दी। और पुलिस वालों को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं पर उसको सजा दे दी, अदालतों में जाने का झंझट नहीं होना चाहिए। यह कथन किसमें देखने? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पे है देखने को मिलता है। हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। हनुमान कौन थे? हाँ, हनुमान हमारे आराध्य देव हैं। मैं उनकी फोटो लेता आया हूँ, उससे मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। हनुमान हमारे आराध्य देव हैं, मैं उसकी फ़ोटो लेता आया हूँ, उससे आप मूर्तियाँ बनवाइए और हर पुलिस लाइन में क्या करिए? स्थापित करवाइए। जहाँ कथन किसमें देखने को मिलता है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाहें देते हैं, इसीलिए सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000। क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े? हमारे यहाँ सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 देते हैं, तो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तनख्वाहें फ़ौरन घटाइए।
पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है, आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए, तभी वो एविडेंस इकट्ठा करेंगे। कोतवाल ने कहा, क्या कहा? कोतवाल जो थानेदार हैं उन्होंने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाए, उसके बाद एविडेंस इकट्ठा की जाएंगी। नहीं, माता दीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो, क्या कहीं खून मिला है किसी के कपड़े पर या और कहीं। पहले एविडेंस देखो, उसके बाद उसको कातिल को पकड़ो। और वो कहते हैं पहले कातिल को पकड़ो, उसके बाद इसमें हम ये एविडेंस तो लगा ही देंगे, हम उस पर जुर्म तो लगा ही देंगे। लेकिन को माता दीन क्या कहते हैं, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस को देखो, क्या कहीं खून मिला है किसी के कपड़ों पर और कहीं भी। ये कथन देखने को मिलता है। मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। मगर कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। वह आदमी भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई और माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालेंगी। माता दीन उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए ही क्यों? तुम झगड़े की जगह गए ही क्यों, अगर तुमने झगड़ा देखा है? उसने जवाब दिया, मैं झगड़े की जगह नहीं गया था, मेरा वहाँ मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ था। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, वहाँ मेरा मकान था, यह कहता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो आदमी मर गया है, देखो आदमी मर गया है, तो यह पक्का है किसी न किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होगी? अब निर्दोष को होगी या दोषी को होगी? जुर्म किस पर साबित हो सकता है, या किस पर साबित होना चाहिए? कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मरने वाले को होती है या बेकसूर को? मारने वाले को होती है बेकसूर को? यहाँ आपने सोचने की बात है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते। यह पुलिस का मानवतावाद है। हम किसी मरने वाले पर भेदभाव नहीं करते। यह किसका है मानवतावाद? यहाँ पुलिस का मानवतावाद है। फिर एक कथन देखने को मिलता, हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। ऐसे जो गवाह बनते हैं, ऐसे पैसे देकर बनवा लिए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे आदमी जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं कि इस आदमी में कोई दैवीय शक्ति है, जिससे वह जान लेता है कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहाँ पहले से पहुँच जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाईगिरों को बुलवाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागर्दी करते हों, जुआ खेलते हों या शराब उतारते हों। यह कथन भी उसमें ही देखने को मिलता है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता है, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता है, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता है। आदमी जानवर से बदतर हो गया है, आदमी जानवर से बदतर हो गया, सरकार फौरन इस्तीफा दे। यह कथन इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हमें देखने को मिलता है। कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करता है, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता है, जलते मकान को
कि आग को कोई नहीं बुझाता है, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। यह कथन इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर है देखने को मिलता है। इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भले लोगों से विश्वासघात किया। किसमें कथन देखने को मिलता है? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता है, इस डर से कि वहाँ कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता है, वहाँ डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उसी पर आग लगाने का जुर्म ना कायम कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं जाता इस डर से कि उस पर बच्चे डूबने का आरोप ना लगाया जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहें तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। तुम्हें फौरन राम राज्य बुलवा लिया जाए। उन्हें फौरन राम राज्य बुलवा लिया जाए। यह कथन किसमें देखने को मिलते हैं? इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। तो इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं, यह बहुत ही अच्छी और व्यंग्यात्मक कहानी है। पुलिस के भ्रष्टाचार और पुलिस की मनमानी को इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार पुलिस किसी अपराधी को, किस प्रकार निर्दोष को अपराधी और अपराधी को निर्दोष किस प्रकार साबित करती है। ये सब इसमें इंस्पेक्टर माता दिन कहानी में देखने को मिलता है। इंस्पेक्टर माता दिन कहानी में माता दिन हैं, कोतवाल हैं, अब्दुल गफ्फूर हैं, बलभद्र हैं, राम सजीवन, ये इसके पात्र हैं। तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम गैंग्रीन कहानी तक पढ़ चुके थे। तो हम कहानियों की श्रृंखला में पढ़ रहे थे। कहानियाँ सबसे पहले हमने पढ़ा था तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लाल पान की बेगम, हमने पढ़ा था इससे पहले। गैंग्रीन कहानी को पढ़ा था और अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया। आज हम पढ़ने वाले हैं इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर पिता और परिंदे कहानी। तो पिता कहानी को सबसे पहले 1968 ईस्वी में फ्रांस के इधर उधर कहानी संग्रह में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, जिसमें दीवा सोपनी, कलह, खलनायिका और बारूद के फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फ्रांस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा, संबंध, ये कहानियाँ क्या हैं, सम्मिलित हैं किसमें? पिता कहानी में। तो पिता कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? अगर पिता कहानी में ये कौन कौन सी कहानियाँ सम्मिलित हैं? दीवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका, बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फ्रांस के इधर उधर, शेष होते हुए, पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध, ये कहानियाँ क्या हैं इसमें संग्रहित हैं। जो पिता कहानी थी उस कहानी संग्रह जो फ्रांस के इधर उधर कहानी थी, जिसमें 1968 में कितनी ये कहानियाँ क्या हैं सम्मिलित हैं। जो पिता कहानी का अगर हम प्रतिपाद्य देखें, इसका विषय क्या रहा है, तो यह नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्मांकन और विश्लेषण ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं। कुछ इसको क्या मानते हैं? कुछ जो समीक्षक हैं पिता विरोधी कहानी मानते हैं। गर्मी का प्रतीकात्मक इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। और तो इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका विषय क्या रहा है? या नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट को दिखाती है कहानी, जिसमें पुराने ख्याल के होते हैं और उनके लड़के नई पीढ़ी के होते हैं। उनमें आपस में विचारों में टकराहट देखने को मिलती है। आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़ीगत संघर्ष व द्वंद्व चित्रण देखने को मिलता है। गर्मी का भी इसमें प्रतीकात्मक चित्रण देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से उल्लेखित स्थान आए हैं? किसमें? अगर पिता कहानी है तो उसमें कौन कौन से उल्लेखित स्थान आए हैं? धूमनगंज और खुलदाबाद,
धूमनगंज और खुल कहानी में धूमनगंज और खुलदाबाद गांव के नाम आए हैं, जो एक स्थानों के नाम आए हैं। कौन? धूमनगंज और खुलदाबाद ये आए हैं। अगर इसके पात्रों की बात करें हम तो सुधीर मुख्य पात्र। अगर पिता कहानी में कौन पात्र हैं? सुधीर एक उनका पुत्र है पिता का, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है। सुधीर कौन है? सुधीर नई पीढ़ी का प्रतिनिधि है, घनश्याम नगर का निवासी है, इसी के मार्फत कथा कही गई है। और पिता जिंदगी जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, पिता जिंदगी जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले, कलकत्ता के हाल एडरसन के सिले कोट पहनते थे। तो और अगर गौड़ पात्रों में भी देखें तो देवा कप्तान भाई ये है। देवा कौन है? सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई कौन है? सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है। जो कप्तान भाई हैं क्या है? वायुसेना में कार्यरत हैं। बहन यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। बहन यूनिवर्सिटी का खर्चा क्या करता है? वहन करता। बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा कौन वहन करता है? कप्तान भाई। हम इसके प्रमुख तथ्यों की बात देख लें प्रमुख, तो धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे खुद उसमें नहीं सम्मिलित होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। पहले लोग काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्कुटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाके भौं सिकोड़ कर, कभी लेते हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट गजट और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों को श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पायर से बढ़िया धोतियाँ मांगकर उन्हें पहनने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गहे बजाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छ रहने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर ही व्यतीत करते हैं। क्या करते हैं? हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने के लिए अपना अधिकांश समय जो है बाहर ही व्यतीत करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध ना होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। जो उनका युवापन है, उनकी प्रतिष्ठा की कहीं जिद चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत में भी रहा है। दरअसल उसकी जी अक्सर चिल्ला उठाता है। क्या करता है? दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र हो, अहंकारी हो, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। सुधीर का उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ कि पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, वज्र हो, अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। कभी कभी उल्लू एक गति, एक वजन और विभत्स में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास हुआ, कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात
आ उठ जाएगी घड़ी टन टन, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता, बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिले और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। यह कथन किसमें सब देखने को मिलते हैं? पिता कहानी में। आज दोस्तों हमारा गला ठीक नहीं है तो आप लोगों को भारी भारी सा लग रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं राजा निर्बंसिया कहानी। राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में यह राजा निर्बंसिया किसकी कहानी है? राजा निर्बंसिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। यह 1957 ईस्वी में कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह में सबसे पहले यह प्रकाशित हुई थी। कौन? राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़। राजा निर्बंसिया ये कहानी क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी इस कहानी संग्रह में। इस कहानी में कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? 7 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का प्रतिपाद्य या कहें इस कहानी का विषय क्या रहा? राजा निर्बंसिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से यह आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती है। एक नई कहानी है, यहाँ एक नई कहानी है। चंदा जगपति की बीमारी और जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। कौन? चंदा बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश और निराश है यह कहानी। अगर इसके पात्रों की बात हम करेंगे तो जगपति है, चंदा है और बच्चन सिंह, राजा निर्बंसिया, रानी, माँ, कथावाचक, जमुना, सुनार, चाची, ये क्या हैं? इसके पात्र हैं। तो जगपति कौन है? जगपति कथावाचक का स्कूल का दोस्त है। जगपति कौन है? कथावाचक का स्कूल का दोस्त है। वकील के यहाँ मुहर्रिर है। चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है। कौन? दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है। मध्यवर्गीय व्यक्ति है। अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। कौन? जगपति। जगपति की मृत्यु कैसे होती है? अफीम और तेल पीकर आत्महत्या करता है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा कौन है? चंदा जगपति की पत्नी है। चंदा कौन है? चंदा जगपति की पत्नी है। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार है। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य हो जाती हैं। क्या होती हैं? बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को ये क्या हो जाती हैं? बाध्य। कौन? चंदा। और अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी तथा संतानहीन हैं। जगपति, चंदा मैनपुरी के निवासी तथा संतानहीन हैं। में मधुसूदन के द्वारा जाने की सूचना मिलती है। जगपति, चंदा और मैनपुरी के निवासी हैं
तथा संतानहीन हैं। जगपति कौन है? जगपति और चंदा मैनपुरी के निवासी हैं। जगपति चंदा कहाँ के निवासी हैं? मैनपुरी गांव का भी स्थान का जिक्र देखने को मिलता है। ये संतानहीन हैं। बचन सिंह कौन है? बचन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है और मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला होता है और लड़की के कंधों में जगपति का साझीदार होता है। राजा निर्बंसिया एक राजा का संतानहीन राजा है। राजा निर्बंसिया कौन है? राजा निर्बंसिया एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल शासक है और मेहत रानी के भला बुरा कहने पर जरा का त्याग मेहत रानी के भला बुरा कहने पर राज्य का त्याग करता है। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में शिवत्व की परीक्षा करती है। कौन? रानी कौन होती है? रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। रानी भटियारिन के रूप में राजा के रूप में उपस्थित होती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा और गौड़ पात्रों में माँ जो कथावाचक की माता है, जो बच्चों को राजा निर्बंसिया की कथा सुनाती हैं और कथावाचक मैट्रिक पास है। जमुना सुनार चाची, ये सब हैं। विशेष अगर हम इसमें देखें तो महत्वपूर्ण क्या है? कुछ लोक कथा शैली पर आधारित है। जो राजा निर्बंसिया कहानी है, किस शैली पर आधारित? यह कहानी लोक कथा, आत्मकथा, लोक आत्मकथात्मक शैली पर आधारित है। निर्बंसिया कहानी, राजा निर्बंसिया कहानी प्राचीन तथा आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं साथ में चलती हैं। जो राजा निर्बंसिया कहानी में प्राचीन तथा आधुनिक युग की 2 समांतर कथाएं चलती हैं। राजा निर्बंसिया की कथा है, जगपति तथा चंदा की कथा है। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक तो भूमिका में ही इस कहानी के प्रमुख उदाहरण दिया है। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है। आज के कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चित ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है नई भावभूतियों का सृजन। नई कहानी की एक और उपलब्धि है नई भावभूतियों का सृजन। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है नई भावभूतियों का सृजन। कथन राजा निर्बंसिया कहानी की भूमिका में ही देखने को मिलता है। क्या आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि नई भावभूमियों का सृजन। कहानी के प्रमुख कथन या उदाहरण देख लेते हैं। कर्ज ढोकर रोग होता है। कर्ज ढोक कहानी के प्रमुख उदाहरण या कथन देखें। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह कथन राजा निर्बंसिया कहानी में देखने को मिलता है। क्या कि जो कर्ज कोढ़ का रोग होता है, कर्ज कोढ़, जैसे कोढ़ लग जाता है तो धीरे धीरे शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, तो कर्ज का कोढ़ रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, पूरा मन भी रोगी हो जाता है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वहाँ किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, उसमें जिसमें पकड़कर वह धीरे धीरे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। ये
कथन किसमें देखने को मिलता है? ये जो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई राजा निर्वंशिया कहानी है, उसमें कि चंदा ने अपने कदम तो रख दिए पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो, जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़ वह नीचे धंसती चली जा रही हो, और नीचे अंधेरा एकांत घुटन पाप है। कालिख बुरी तरह बढ़ गई है और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखानों का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल ना रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच बीच में फट गई थी। उसमें ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सीप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। तो यह कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलता है। रात के बढ़ने के सन्नाटे में रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्वंशिया अस्पताल से आ गए हैं। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई और जगपति की आंखों में नींद आ गई। सिसकती चंदा ना जाने कब सो गई और चंदा की आंखों में नींद आ गई। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। उसे लगता कि जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का भी पद छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है। वह सोचता आखिर चंदा क्या यहाँ जाएगी? आखिर चंदा क्या यहाँ जाएगी? एक स्त्री से ज़्यादा पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? अगर एक स्त्री का पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता क्या? यह कथन किसमें देखने को मिलता है? एक स्त्री की अगर पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उसके जीवन की सार्थकता क्या किस कहानी में देखने को मिलता है? यह राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलता है। उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वहाँ उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले पैदा होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है। काम जिसकी आसपास है, सिर्फ वह काम चाहता है। सिर्फ वह क्या चाहता है? सिर्फ वह काम चाहता है। यह कथन किसमें देखने को कि औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी को औरत के पहियों को साध कर तन की दलदल से पार ले जाता है। नहीं तो हर औरत क्या है? वैश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा है। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलता है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था। यह कथन राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलता है। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा और उसमें जहर। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। यह कथन भी किसमें? राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलती है। तो राजा निर्वंशिया कहानी में बहुत अच्छे अच्छे कथन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने पर तन को तो गलाता ही है, पूरे मन को भी गलाता है। किसमें? राजा निर्वंशिया कहानी में देखने को मिलता है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने पर तन को गलाता है, मन को भी गलाता है। और अगर रात के
एक स्त्री का पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया जाए तो उस स्त्री की सार्थकता जीवन ही पूरा बेकार हो जाता है। एक स्त्री की यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया हो, उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा निर्बंसिया कहानी में देखने को मिलता है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी होती है, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी होती है जो आम आदमी के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वैश्या है और हर आदमी क्या है? वासना का कीड़ा है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था। कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा निर्बंसिया। किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझको मारा है। कथन किसमें देखने को मिलता है? राजा निर्बंसिया कहानी में देखने को मिलता है। राजा निर्बंसिया कहानी की भूमिका में एक कथन देखने को मिलता है। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है, जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत करती है। यह नई कहानी एक और उपलब्धि है, नई भावभूमियों का सृजन है। ये कथन किस में देखने को मिलते हैं? कहानी की भूमिका में ही देखने को मिलते हैं। तो जो राजा निर्बंसिया कहानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी। इसके पात्र कौन कौन से थे अगर हमने देखा था? जगपति चंदा, बचन सिंह राजा निर्बंसिया रानी, माँ कथावाचक जामुना सुनार चाची। यह अगर विशेष यह लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। यहाँ लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। प्राचीन तथा आधुनिक युग की इसमें दो समांतर कथाएं चलती हैं, राजा निर्बंसिया की कथा और जगपति चंदा की कथा। इसमें कौन सी कहानी शामिल हैं? राजा निर्बंसिया की कथा और जगपति और चंदा की कथा। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलताओं की प्रस्तुत की गई है। अब हम देखते हैं परिंदे कहानी। परिंदे कहानी का प्रकाशन जो प्रथम हंस 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी जो परिंदे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी 1958 ईस्वी में, लेकिन इसका पहले भी प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। इसका हंस जो पत्रिका थी, पत्रिका में पहले हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1957 में। और उसके बाद कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह परिंदे कहानी में 1959 में। डायरी का खेल माया का मर्म, तीसरा गवाह अंधेरे में, पिक्चर पोस्टर कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे, ये सब किसमें हैं? जो कहानी परिंदे कहानी में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं परिंदे कहानी जो पहले 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद कहानी संग्रह परिंदे में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 7 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। परिंदे, डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह अंधेरे में और पिक्चर पोस्टर कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे, ये 7 कहानियाँ संकलित हुई थी। किसमें? परिंदे कहानी संग्रह में। कब प्रकाशित हुई थी? 1959 ईस्वी में यह कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। यह किसकी कहानी संग्रह? निर्मल वर्मा की कहानी है। और राजा निर्बंसिया किसकी है? कमलेश्वर की कहानी थी। इस कहानी का प्रतिपाद्य की बात करें, सर्वप्रथम नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियत की पड़ताल करती हुई यह कहानी है। सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियत की पड़ताल करती हुई कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय कथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की प्रतिक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखन ने इनका नाम परिंदे रखा है। किस आधार पे कहानी को रखा है? इस कहानी का केंद्रीय मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन, सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं, बल्कि कभी ना खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इस इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन और उससे मुक्त होने की अकुलाहट देखने को मिलती है।
फकत फकत 7 कहानियों का संग्रह है, परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसका भी पहली कृति। या नामवर सिंह इनके कहानी के संबंध में कहते हैं कि फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की पहली का कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी पहली कृति है। इस कहानी के संबंध में नामवर सिंह क्या कहना चाहते हैं? फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी की कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसका भी यह पहली कृति है। नई कहानी कहना चाहते हैं या वो भी पहली कृति है। पात्रों की बात करेंगे तो ललिता, मिस हॉवर्ड, डॉक्टर मुखर्जी गौड़ पात्रों में, मेजर गिरीश नेगी, करीमुद्दीन, पिता मिस वुड, और ये सब इतने क्या हैं पात्र हैं। तो ललिता कौन है? एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका हैं। ललिता कौन है? एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका हैं। प्रेमी ग्रीस की मृत्यु के बाद उनकी स्मृतियों के प्रति मोह है। बिला नागा क्लब में जाती हैं। किसमें? बिला नागा क्लब में जाती हैं, वहाँ ग्रीस से परिचय होता है। मैन इंटर ऑफ कुमाऊं ग्रीस द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया था। क्या? मैन इंटर ऑफ कुमाऊं ग्रीस द्वारा चिढ़ाने के लिए क्या दिया गया था? यह नाम था। देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम लिखा था। देवदार पर बालों की क्लिप से ग्रीस का नाम लिखा था। हुबर्ट कौन है? मिस हुबर्ट संगीत शिक्षक हैं। जिस कॉलेज में जो मिस मालती ललिता पढ़ाती हैं उसी में मिस हुबर्ट संगीत के शिक्षक हैं। लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। कौन? मिस हुबर्ट जो हैं लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। पियानो पर सोपा तथा चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजता है। पियानो पर सोपा तथा चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजता है। प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है। क्या है? प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है। मुखर्जी स्कूल के अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मूलतः बर्मा से जापान आक्रमण के समय पलायन करते हैं। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं हैं। फिलोसोफाइज करके बात करने के आदि हैं। गौड़ पात्रों में मेजर गिरीश नेगी हैं, करीमुद्दीन हैं, मिस वुड हैं। मिस वुड कौन है? स्कूल की प्रिंसिपल। अलमोड कहकर पुकारा जाता है। क्या? अलमेड कहकर पुकारा जाता है। किसको? मिस वुड को अलमेड कहकर पुकारा जाता है। करीमुद्दीन को हॉस्टल का नौकर आलसी है। कौन है? करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर आलसी है। मेजर गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट हैं। मेजर गिरीश नेगी कौन है? कुमाऊं रेजिमेंट हैं। तो हुबर्ट ही जो होते हैं संगीत के शिक्षक होते हैं, वे लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। ये जो महत्वपूर्ण था। और इसके आगे हम देखते हैं फादर एडमाल्ड भी इसके पात्र हैं। जूली हैं, सुधा ये कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी में कौन कौन से पात्र देखने को मिलते हैं? लतिका, मिस हुबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और मेजर गिरीश। करीमुद्दीन जो हॉस्टल का आलसी नौकर होता है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं। फादर एडमाल्ड चैपल के पादरी होते हैं। किसके? चैपल के पादरी होते हैं। जूली, सुधा ये भी वहाँ की जो लड़की वो स्टूडेंट्स होती हैं। और प्रमुख उदाहरण की बात करें कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर लॉन्ग टाइम
आंसर हैज़ बीन नथिंग। कैथरीन मिस फील्ड कहती हैं, क्या कहती हैं? कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड एंड फॉर द लॉन्ग टाइम? आंसर हैज़ बीन नथिंग। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। कौन कहती हैं? डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मरने से पहले एक दफ़ा मैं बर्मा ज़रूर जाऊंगा और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी डॉक्टरी के पास नहीं है। कौन सी बीमारी? होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। कथन किसमें? परिंदे कहानी में देखने को मिलता है। मर जाना कितना खौफनाक होता है। उसे लगा कि ये कौन कहता है? यहाँ डॉक्टर मुखर्जी होवर्ड से कहते हैं उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियों के धूमिल आलोक में कुछ भी ठोक वास ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ, पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। यह कथन भी किसमें देखने को मिलता है? यह कथन भी हिंदी कहानी में देखने को मिलता है। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उस पर चिपका रहता है। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। यह कौन कहता है? डॉक्टर मुखर्जी। किससे कहते हैं? लतिका से कहते हैं। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिरी तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी किससे कहते हैं? लतिका से कहते हैं। कह लो अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे जितने वर्ष रह लो अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। क्या कहते हैं? जो विदेश में कुछ भी कह लो अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे जितने वर्ष पाल रह लो अपने को अजनबी ही पाओगे। मिस वुड डॉक्टर मुखर्जी से कहते हैं अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता, चाहे जहाँ जितने वर्ष रह लो यहाँ अपने आप को अजनबी ही पाओगे। किसमें? कथन में देखने को, परिंदे कहानी में देखने को मिलता है। किसी चीज़ को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उसे चिपटे रहना भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, अपनी ज़िंदगी बेकार सी लगी थी। आज इस बात को अरसा गुजर गया और जैसा आप देखते हैं मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है। यदि उम्र की मजबूरी ना होती तो मैं दूसरी शादी भी करता, ना हिचकिचाता। इसके बावजूद कौन क्या कहेगा, मैं अपनी पत्नी से प्रेम क्या नहीं करता। यह कथन डॉक्टर मुखर्जी किससे कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं। तो ये कहानी थी परिंदे कहानी। परिंदे कहानी के महत्वपूर्ण। होम सिकनेस एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं। कथन किसमें? परिंदे कहानी में देखने को मिलता है। कुछ भी कर लो अपने देश का सुख कहीं नहीं मिलता। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? परिंदे कहानी में देखने को मिलता है। और इसके परिंदे कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? सुधा, जूली, फादर फादर एलमांड और कौन कौन से पात्र हैं? मिस वुड हैं, करीमुद्दीन हैं, मेजर गिरीश नेगी हैं और मुखर्जी, मिस होबर्ट, लतिका इस परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं। इसमें कौन कौन से स्थान आए हैं? धूमनगंज और खुलदाबाद। धूमनगंज और खुलदाबाद किस कहानी में देखने को मिलते हैं? ये हमको इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हैं कहानी में देखने को ये स्थान मिलते हैं। कौन? धूमनगंज और खुलदाबाद। सर आ गया कहानी में कौन कौन से स्थानों का जिक्र किया गया है? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुर। और निकल जाने के बाद बाबू को लगता है कि खतरा टल गया। ये कौन कौन से? पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुर। ये किसमें देखने को कहानी में? ये अमृतसर आ गया कहानी में। पात्र
स्थान देखने को मिलता है। पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरबंसपुर। और कोसी का घटवार कहानी में कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं? हल्द्वानी और जगन्नाथ। ये क्या है? 2 स्थान देखने को कोसी का घटवार कहानी में देखने को मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम पान की बेगम कहानी में कौन कौन से टोले आते हैं, कौन कौन से स्थान आते हैं? कुर्मी टोला, कोयरिन टोला, ये कौन से? कुर्मिन टोला, कोयरिन टोला, बबुआन टोला, मलदहिया टोली, ये कौन कौन से स्थान आते हैं? कुर्मिन टोली, कोयरिन टोली और बबुआन टोला, मलदहिया टोली, ये किसमें देखने को मिलते हैं? ये लाल पान की बेगम में। अगर स्थानों की बात करें तो सिमराह का सरकारी कूप आता है, सिमराह का सरकारी कूप आता है, गुलाब बाग मेला आता है, शाहन मोहनपुर होटल बंगला आता है। तो कौन कौन? सिमराह का सरकारी कूप आता है, गुलाब बेग मेला आता है, मोहनपुर होटल बंगला आता है। ये प्रमुख जो स्थान आते हैं। और टोला, कुर्मी टोला, कोयरिन टोला, बबुआन टोला, मलदहिया टोली, ये इसमें टोलों का भी जिक्र देखने को मिलता है। और अपना भाग्य कहानी में कौन कौन से स्थान आते हैं? नैनीताल आता है, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र मिलता है। ये 2 स्थान कौन कौन से? नैनीताल की घटना और होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसके मित्र मिलते हैं। ये 2 स्थान इसमें देखने को मिलते हैं। मारे गए गुलफाम उल्फ तीसरी कसम में कौन कौन से स्थान आते हैं? विराटनगर, फर्बिसिंगन, खौरहिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर देखने को मिलता है, तेगछिया और छत्तीसपुर, पचीसी, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नानपुर, मनीरा, मीना बाजार, बरनैली, ये स्थान देखने को मिलते हैं। मीला, 2 नौटंकी कंपनी, रोहतक कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी, ये इसमें कौन है? स्थान देखने को मिलते हैं। कौन सी? मारे गए गुलफाम उल्फ तीसरी कसम में कौन कौन सी कस्में खाते हैं? ये उसी में देखने को मिलते हैं। और उसने कहा था कहानी में कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं? अगर उसने कहा था कहानी के स्थानों की बात करेंगे तो अमृतसर, मंगेर, मांझे, गुरु बाजार, जगधारी, लायलपुर, बर्नील, ये स्थान किसमें देखने को उसने कहा था? मांझे, गुरु बाजार, जगधारी, लायलपुर, बार्लिन, ये स्थान देखने को किस में मिलते हैं? उसने कहा था कहानी में हमको देखने को मिलते हैं। अगर प्रेमचंद्र की ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मुस्लिम समाज का चित्रण, समाज में आर्थिक सामाजिक ऊंच नीच का वर्णन, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन, गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत के खत्म होने का कहानी, गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालपन और मातृवात्सल सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिलते हैं। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। शामी, महमूद, मोहसिन, अमीना, ये इसके पात्र हैं। कौन? नूरे शामी, मोहसिन, अमीना, हामिद, ये पात्र हैं इसके। और वाली कहानी में कौन कौन से स्थान आते हैं? दशमेघ घाट, गदौलिया, बनारस, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो ये यहाँ तक हमने कहानियों को देखा, कहानियों के प्रमुख कथनों को देखा, कौन कौन से स्थानों का प्रयोग हुआ, प्रमुख पात्रों को और उनके संक्षिप्त परिचय को जाना। इसमें तो यहीं पर आज समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम कहानियों की श्रृंखला में पढ़